हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास की तरह जैसे हमने शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, जो कि पूछे गए थे जेपीईटी 2023 के अंदर। अगर मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस थे। और अगर मैं बात करूंगा एनटीए के पैटर्न के बारे में, जो एनटीए अभी तक क्वेश्चन पूछता आया है, उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे शिफ्ट 2 के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शोड बाय। इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है? इसमें से एक या दो ऑप्शन जो है वो हो सकता है कि वो वेरी करे, बट एक्चुअल जो आंसर था उस क्वेश्चन का वो बी था। ठीक है, चीची बेबी रिएक्शन जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। उसके अंदर जैसे कि बच्चों ने मुझे बताया था, उसके अंदर एक फ्रीडल क्लाफ एल्काइलेशन एक रिएक्शन थी, उसके अंदर एक ऑप्शन था ये वाला। तो ये जो ऑप्शन होता है इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये, तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकती। सिमिलरली कोल्बी रिएक्शन के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और फ्रीडल क्लाफ एसाइलेशन के अंदर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो चीची बेबिन रिएक्शन जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एक्चुअल में इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, पायरिडीन की रिएक्शन कराते हैं सोडामाइड के साथ, NaNH2 सोडामाइड, और उससे हमको 2 अमाइनो पायरिडीन मिलता है, 2 अमाइनो पायरिडीन। इसमें ये न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करता है और सेकंड पोजीशन पर पायरिडीन के वहाँ पर रिएक्ट करता है। मैंने इसमें रिएक्शन भी दी हुई है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब देखिए पायरिडीन है, ये सोडामाइड है, सोडामाइड, ये जाकर रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप देखना चाहेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये आएगा न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो बनेगा उस पर जाकर ये अमीन ग्रुप जुड़ जाएगा। देन यहाँ पर वापस से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पर आ जाता है, और उस नेगेटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए वाटर से H आयन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। तो चिची बेबिन रिएक्शन जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो ये होता है। बाकी सब जितने भी ऑप्शंस थे, हो सकता है कि उससे एक दो ऑप्शन वेरी करे, बट जितने भी ऑप्शंस थे वो सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऑप्शंस थे। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोस्ट कॉमन सोर्स यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन सा मोस्ट कॉमन सोर्स यूज होता है? ठीक, कहीं पे कुछ लोगों ने बोला यहाँ पर टंगस्टन लैंप था। ठीक है, टंगस्टन लैंप था यहाँ पर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर ड्यूटेरियम लैंप था। वो जब आंसर किया जाएगी तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, बट अभी के लिए अगर वहाँ पर टंगस्टन था तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे लगा देंगे, ड्यूटेरियम था तो ड्यूटेरियम को लगा देंगे। बाकी जितने भी ऑप्शंस थे वो ऑप्शन जो है वो गलत थे। यहाँ पर ड्यूटेरियम लैंप जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ड्यूटेरियम लैंप करेक्ट ऑप्शन है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सोर्स होगा, सोर्स फॉर रेडिएशन। क्वार्ट्ज जो होता है वो सिर्फ जो क्यूबिट होती है उसका मटेरियल होता है, क्वार्ट्ज कोई रेडिएशन सोर्स नहीं होता है। ग्लोबल और नस्ट ग्लोबल हम लोगों ने पढ़ा है, ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज होता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज होता है, ना कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज होता है। ठीक है, चलिए ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे ड्यूटेरियम लैंप हो गया यूवी के लिए, हाइड्रोजन लैंप, टंगस्टन लैंप, जेनन डिस्चार्ज लैंप। अच्छा, इसी से सिमिलर क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था शिफ्ट 1 के अंदर भी, एक सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। इसमें पूछा था कि स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर जो होता है और यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है, उन दोनों के अंदर कॉमन अगर देखेंगे कोई लाइट सोर्स जो होगा वो क्या होगा, तो उसका आंसर जो था वो था जेनन आर्क लैंप। ठीक है, फिनॉल रिएक्ट विद NaOH इन क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म। बच्चा अगर उसने अपने बेसिक्स में ध्यान रखा होगा तो इसको देखते समझ गया होगा कि रीमैटिमन रिएक्शन है, रीमैटिमन रिएक्शन है। जैसे ही उसने क्लोरोफॉर्म और NaOH को साथ में देखा होगा, तो जैसे ही इसको आप देखेंगे तो आप देखेंगे रिएक्शन के अंदर अगर बात करेंगे फिनॉल की, ये लोग रिएक्शन करा रहे हैं, फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, और साथ में बेस ले रहे हैं NaOH, KOH भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये होगा ये रिएक्शन जो होती है हमारी सैलिसल्डिहाइड बनाती है, सैलिसल्डिहाइड बनाती है CHO। ये हमने 12th से लेके पूरे बीफार्म में हमने कई बार रिएक्शन पढ़ी होती है, हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में भी रिएक्शन आती है। ठीक है, तो ये बनता है सैलिसल्डिहाइड, और इसी को हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। तो करेक्ट ऑप्शन जो था वो था 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। ऑप्शन हो सकता है बाकी वेरी करें, मैंने कुछ बच्चों से पूछ के एक ऑप्शंस बनाए हैं, 3 क्लोरोबेंजल्डिहाइड, 2 क्लोरोबेंजल्डिहाइड, बच्चों ने बोला कि हाँ ये सही है। ठीक है, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं।
ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू, बच्चों ने देखा होगा और इसको तुरंत मार दिया होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके साथ में हम लोग पढ़ते हैं अरेनियस थ्योरी पढ़ते हैं डिसोसिएशन की, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसका जो हम अल्फा निकालते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो निकालते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो उस कंसंट्रेशन पर प्लस इस तरीके से देखिए, जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन होगा, ठीक है, और जब उस कंसंट्रेशन पर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका डिसोसिएशन निकालते हैं। ये होता है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, और ये एप्लीकेबल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो किसी भी कंसंट्रेशन पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ओसवाल्ड लॉ ये बोलता है कि डाइल्यूशन जो होता है वो उनके डिसोसिएशन को, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस को जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज प्रेजेंट इन डेनाजोल। ठीक है, डेनाजोल जो होता है एंड्रोजेनिक हार्मोन्स कैटेगरी के अंदर आता है, ये एंड्रोजेनिक हार्मोन्स कैटेगरी के अंदर आता है। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, आइसोऑक्साजोल जो है, आइसोऑक्साजोल रिंग जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, आइसोऑक्साजोल ये वाली रिंग जो है आइसोऑक्साजोल रिंग प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज इन फोर्थ पोजिशन इज, फोर्थ पोजीशन पे जो होगा डी ग्लूकोज का एपिमर होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैंने बार बार रिपीट कर करके बताया था बच्चों को। ठीक है, और लकीली इस बार 2 क्वेश्चन आ गए सेम ही तरीके के। तो इसका आंसर होगा डी गैलेक्टोज। एपिमर एक्चुअल में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, उनकी किसी भी एक कार्बन पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन का चेंज हो जाना, जैसे कि ये और उसके बाद ये सेम अगर पोजीशन होगी, इस पे हाइड्रोक्सिल एक इधर है एक उधर है, तो क्या होगा, इनको बोलेंगे एपिमर। एक ही कार्बन की पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन का चेंज होना उसको एपिमर बना देता है। ठीक है, तो अगर फोर्थ कार्बन की पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट मीन्स वो डी गैलेक्टोज है। चलिए देखिए, ओनली वन कायरल सेंटर विद डिफरेंट कन्फिग्रेशन। OH क्या है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर राइट हैंड साइड है, एक ही कार्बन पोजीशन पर। तो जब डी ग्लूकोज का जो एपिमर होता है या फिर फोर्थ कार्बन एपिमर जो होता है वो होता है डी गैलेक्टोज। द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट, सबसे इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, आपको क्या करना था, सिंपल लेते C6H12O6 ये लिखना था बस आपको, और आपको क्लियर इसका आंसर आ जाता। C6H12O6 सब बच्चों को पता होता है। यहाँ से देख लेते हैं कि हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उसके अंदर 2:1 आएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम बच्चों का सही हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं लड्डू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, आइसोक्विनोलिन रिएक्ट विद ओलियम। ओलियम क्या होता है, ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्सिस के अंदर। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन कराई है। ये आइसोक्विनोलिन बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, आइसोक्विनोलिन की इन्होंने रिएक्शन कराई है, और आइसोक्विनोलिन में इन्होंने बोला है कि उसकी रिएक्शन जब ओलियम के साथ कराएंगे, मतलब H2SO4 और SO3 के मिक्सचर के साथ, ठीक है, तो उसकी रिएक्शन पे आपको क्या मिलेगा, आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड मिलेगा, 4 सल्फोनिक एसिड मिलेगा, 3 सल्फोनिक एसिड मिलेगा, या फिर 2 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ये क्या करता है, सल्फोनिफिकेशन करता है। ये जो कॉम्बिनेशन है सल्फोनिफिकेशन करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमको मिलता है आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड। ठीक, ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ रिएक्शंस दिखाई हुई है यहाँ पे, तो इसमें ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारे काम की है, बाकी रिएक्शंस जो हैं वो हमारे काम की नहीं, ये वाली रिएक्शन हमारे काम की है। तो इस तरीके से वो बनेगा। ठीक है, ये वो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर। ओके, ये मैंने यहाँ पे गलत बनाया था, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअल बॉन्ड ये बनेगा, ये और ये नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज इन सेकेंड पोजिशन इज,
वही सेम क्वेश्चन था, अभी फोर्थ क्वेश्चन पे था, अभी सेकंड क्वेश्चन पर हमको बस याद है, हमको पता है कि C4 जो होता है ग्लूकोज का जो एपिमर होता है C4 गैलेक्टोज होता है, और C2 जो होता है वो मैनोज होता है, याद रखिएगा हमेशा। C4 गैलेक्टोज होता है, C2 मैनोज होता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो था वो था डी मैनोज। चूज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो हम हाइपर कॉन्जुगेशन से सॉल्व करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व मत कीजिएगा। मैंने बच्चों को अपनी क्लास में भी बताया था, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी जो होती हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन से सॉल्व होती है। मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, मतलब टर्शियरी रेडिकल्स जो होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल रेडिकल्स, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा, रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब टर्शियरी रेडिकल जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल रेडिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स फॉर गिवन कंपाउंड। जो गिवन कंपाउंड था उसका स्ट्रक्चर में बना देता हूँ यहाँ पे। एकदम जो बेसिक होता है तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं प्रोफेसर रूल को, ठीक है। इसमें हेटेरो एनुलर रिंग था, यहाँ पर हेटेरो एनुलर रिंग, इसकी बेस वैल्यू होती है 240 नैनोमीटर। देन इसके अंदर अगर रिंग रेसिड्यूज की बात करेंगे 1, 2, 3 और एक एल्काइल साइड चेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 × 4, एक की वैल्यू होगी 5, 4 है हमारे पास, ये हो गया 20, ठीक है। एक यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है हमारे पास, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, उसका हो जाएगा 5, एक्सोसाइक्लिक का 5 हो जाएगा, तो टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 239 नैनोमीटर अराउंड। आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पर डी, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था मेडिसिनल केमिस्ट्री से, इसमें क्या मैच द फॉलोइंग, रिंग बताना था कि ज़ोल्पिडेम, ज़ैलिप्लोन, ज़ोपिक्लोन, ट्राइजोलाम, इनके अंदर कौन कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन जो था, जैसा मुझे पता चला था कि कोई एक भी अगर आपको आता है, ठीक है, कोई एक भी अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ज़ोल्पिडेम जो होता है उसके अंदर इमिडाज़ोल रिंग होती है, तो आप उसी को सॉल्व कर देते हैं वहीं पे, क्योंकि P1, P2, P4, P3 दिया हुआ है और एक ही ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है कि ज़ोल्पिडेम जो होता है उसके अंदर इमिडाज़ोल होता है, Q2 ये जो Q होता है उसके अंदर पायराजीन रिंग होती है, ज़ोपिक्लोन के अंदर जो होता है उसके अंदर पायरामिडीन रिंग होती है, ट्राइजोलाम के अंदर बेंजोडाइज़ेपिन रिंग होती है, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन ट्राईमिथाइल अमाइल साइड चेन। ट्राईमिथाइल अमाइन साइड चेन किसके अंदर होती है इनमें से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है नियोस्टिग्मीन। नियोस्टिग्मीन के अंदर जो होता है वो ट्राईमिथाइल अमीन साइड चेन होती है। फाइसोस्टिग्मीन के अंदर जो होता है उसके अंदर मिथाइल अमीन रिंग होती है बस, और पाइरिडोस्टिग्मीन के अंदर डाईमिथाइल अमीन रिंग होती है। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है नियोस्टिग्मीन। स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है नियोस्टिग्मीन का। फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड बाय। फ्लोरोसेंस की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या हो सकती है, वो क्वेंच भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। अगर फंक्शनल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप होगा तो डेफिनेटली क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जो अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ग्रुप होगा तो वो फ्लोरोसेंस एक्टिविटी को, इंटेंसिटी को डिक्रीज करेगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो COOH, CO2, NO2 ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, ठीक है। और NH2 इकलौता होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पर। दैट मीन्स सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इन विच रिएक्शन कॉपर पाउडर यूजेस कैटलिस्ट। कौन सी रिएक्शन में से इनमें से कॉपर पाउडर जो है वो कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन है बच्चों को, किसी और रिएक्शन में नहीं होगा, डेफिनेटली सबको पता होता है कि फ्लूइड क्राफ्ट में कॉपर पाउडर यूज़ नहीं होता है, विटिक रिएक्शन के अंदर नहीं होता है। सैंडमेयर और गेटरमैन के अंदर डेफिनेटली कन्फ्यूजन हुआ होगा। सैंडमेयर के अंदर हम कॉपर हैलाइड यूज़ करते हैं, कॉपर हैलाइड यूज़ करते हैं, और यहाँ पर गेटरमैन सिंथेसिस के अंदर हम कॉपर पाउडर यूज़ करते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर
वो गेटरमैन सिंथेसिस है। कुछ बच्चों ने ये भी मुझे कंफ्यूज किया, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर कॉपर पाउडर नहीं था, कॉपर हैलाइड ही था। तो अब समझ लीजिएगा, अगर कॉपर हैलाइड होगा तो सेंडमेयर होगा, ठीक है, और अगर कॉपर पाउडर होगा तो गेटरमैन सिंथेसिस होगा, ठीक है, कोई एक ही ऑप्शन उनमें से सही होगा। ओके, मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए कुछ रिएक्शंस को डाल दिया, जैसे कि फिटरक्राफ्ट एल्काइलेशन की अगर बात करेंगे तो इस तरीके से होता है। एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर AlCl3 जो होता है वो यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर हमको मेन प्रोडक्ट जो मिल जाता है, अगर बेंजीन है हमारे पास एरोमेटिक तो वो टोलिन मिल जाता है, यहाँ पे एल्काइलेशन हो जाता है। ये हमारा सेंडमेयर रिएक्शन का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर कॉपर हैलाइड को हम लोग यूज़ करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर, ठीक है, ताकि हमको हेलोबेंजीन मिले। देन ये हमारा ड्यूटिक रिएक्शन हो गई। ड्यूटिक रिएक्शन में हमारा कोई लेना देना नहीं है कॉपर का। और देन ये हमारा हो गया जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर कॉपर पाउडर यूज़ होता है, साथ में अगर HCl यूज़ कर रहे हैं तो हमको मिलेगा क्लोरोबेंजीन, और अगर HBr यूज़ कर रहे हैं तो हमको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन मुझे अभी तक मिल पाए हैं। हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हों, या हो सकता है जो कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हों जो मैंने अभी कराए हैं उनके ऑप्शंस वेरी करें, तो आप जब आंसर किया जाएगा उससे मैच करा सकते हैं, ठीक है। कोई अगर आपको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर आपको पता हो कोई क्वेश्चंस तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।